दोस्तों हाल ही में मैंने हाउस ऑफ सायूरी नामक जापानीज हॉरर फिल्म देखा है जिसे कोजी शिराइशी डायरेक्ट किए हैं। ये फिल्म सायूरी नामक एक शॉर्ट मांगा से इंस्पायर्ड है। हालांकि फिल्म की कहानी को मांगा से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। इसलिए आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे, साथ ही हम फिल्म की कहानी को मांगा से थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। तो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बाप, माँ और दो बेटियां थी। फैमिली का माहौल थोड़ा डार्क सा था, जहां दो बेटियों में एक बेटी तो काफी चिल मोड में थी, लेकिन दूसरी बेटी खुद को अपने कमरे में बंद की होती है। माँ बार बार इस दूसरी बेटी को बुला रही होती है खाना खाने के लिए, लेकिन वो कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो दरवाजा पे सामान फेंक रही होती है। हम कमरे में कई पैकेट वाले जंक फूड के रैपर्स देखते हैं। साथ ही ये दूसरी बेटी काफी ओवरवेट थी। एक पॉइंट पे दूसरी बेटी एक मेटल रॉड लेके कमरे के बाहर आती है और यहीं पे सीन कट होता है। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ एक फैमिली अपने नए घर में मूव इन हो रही है। ये कमी की फैमिली है और इसमें 7 लोग हैं। सबसे पहले पिता आकियो, देन माँ मसाको, ग्रैंडपा कितारो, ग्रैंड माँ हारुए, बड़ी बेटी कीको, मिडिल चाइल्ड नोरियो और सबसे छोटा भाई शुन। आकियो अपनी सारी कमाई लगा के ये घर खरीदे थे और ये पूरी फैमिली बहुत खुशहाल परिवार थी। हम समझ पाते हैं कि ग्रैंड माँ हारुए को डिमेंशिया था, यानी वो चीजें भूलती रहती थी। अब दोस्तों कुछ ही पलों में हम व्यूअर्स को आइडिया लग जाता है कि ये वही घर है जिसमें हमने मूवी का पहला सीन देखा था। खैर, घर में सभी अपना अपना कमरा चुनते हैं, जहां बड़ी बेटी कीको नीचे वाले फ्लोर पे सिंगल रूम लेती है और दोनों भाई नोरियो और शुन ऊपर वाला एक रूम लेते हैं। सेटल होने के बाद पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंड माँ हारुए बार बार ऊपर देखी जा रही थी, एज इफ वहाँ कोई है। अब उस रात जब कीको अपने कमरे में सो रही होती है तो टीवी अपने आप ऑन होता है और हम कीको के पीछे एक भूतिया आकृति देख पाते हैं। एनीवेज, अगले दिन सभी तैयार होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, लाइक स्कूल जाना, ऑफिस का काम, हाउस वर्क। और यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि कीको और नोरियो काफी थके हुए दिख रहे थे। इसके बाद नोरियो स्कूल जाता है, जहाँ सुमिदा नाम की एक इंट्रोवर्ट लड़की उससे बात करने आती है। सुमिदा नोरियो से पूछती है कि उसके साथ हाल में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि नोरियो काफी थका हुआ दिख रहा था। नोरियो कहता है कि उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई है, तो इसी शिफ्टिंग की वजह से शायद थकान आई होगी। बट सुमिदा वाज लाइक कि तुम उस नए घर में सतर्क रहना। अब दोस्तों उस रात कीको के कमरे की टीवी वापस ऑन होती है और हम बहुत क्लियरली एक भूतिया स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि कीको का हाथ भी पकड़ती है। कुछ देर बाद ऊपर शुन की नींद खुलती है और वो नीचे जाता है। नीचे वो कीको को ट्रांस वाले हालत में पाता है, जहाँ कीको एकदम से शुन को पकड़ के उसका सर दीवार पे दे मारती है। शुन को इससे चोट आती है और वो रोने लगता है और उसके रोने की आवाज सुन के नोरियो और बाकी सब यहाँ आते हैं। तब तक कीको अपना सर भी दीवार पे पटक ली थी और चोटिल हो चुकी थी। घर वाले तुरंत ही दोनों को हॉस्पिटल ले जाके मरहम पट्टी करवाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच ग्रैंड माँ हारुए को फील होता है कि एक इविल स्पिरिट इनके परिवार पे नजर मार रही है। इनफैक्ट एक क्षण के लिए ये स्पिरिट आईने में दिखती भी है। अब अगले दिन स्कूल में नोरियो वापस सुमिदा से मिलता है, जहां सुमिदा कहती है कि नोरियो को अपना नया घर छोड़ देना चाहिए। सुमिदा के हिसाब से वो नोरियो के अंदर डार्कनेस देख पा रही है और ये प्रभाव उसी घर का है। उसी दिन जब नोरियो घर वापस आ रहा होता है तो वो अपने घर के बाहर एक नेबर को देखता है जिनका नाम ओरा था। ओरा नोरियो से कह रही होती है कि अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ओरा नोरियो को एक आदमी से मिलवा देंगी। ये बात नोरियो को बहुत विचित्र लगती है, लेकिन नोरियो इस बात को इग्नोर करता है। अब दोस्तों उस रात से ही घर में कमी की फैमिली की हालत और बिगड़ने लगती है। लाइक डिनर के वक्त कीको उल्टी करती है। दिन देर रात जब कीको के पिता उसके कमरे में जाते हैं तो वो उसे टीवी देखता हुआ पाते हैं। इनफैक्ट कमरे में ढेर सारे जंक फूड के रैपर्स थे। अगले ही क्षण एक इविल स्पिरिट कीको के पिता को उसी रॉड से मारती है, जिसे हमने फिल्म के इनिशियल सीन में देख रखा था। इनफैक्ट ये आत्मा भी उसी ओवरवेट लड़की की लग रही थी। अब अगले दिन हमें पता लगता है कि अकियो इस दुनिया में नहीं रहे और वो हार्ट अटैक से समाप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम फ्यूनरल वगैरह देखते हैं और क्योंकि ग्रैंड माँ हारुए को डिमेंशिया था तो उन्हें याद ही नहीं था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में जब नोरियो उन्हें ये बात याद दिलाता है तो हारुए किसी निंजा माफिक नोरियो पे हमला कर देती है। इस सीन से हम ये समझ पाते हैं कि भले ग्रैंड माँ हारुए काफी बूढ़ी हैं, लेकिन वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। खैर, पूरा परिवार इस दुखद घटना से उभरने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होती है। कुछ ही समय बाद एक रात कीको को अपने कमरे के बाहर एक लड़की की स्पिरिट दिखती है, जो कि
कि उसे हॉन्ट कर रही थी। इनफैक्ट कीको अब अपने परिवार से काफी दूर और अलग रहने लग गई थी। नाउ अगली सुबह नोरियो अपने रूम के बालकनी से देखता है कि उसके ग्रैंडपा गार्डन एरिया में अपने हाथ से जमीन खोद रहे थे। नोरियो तुरंत नीचे उनके पास जाता है और वो पाता है कि ग्रैंडपा की उंगलियां तक चोटिल हो चुकी थी। इस पॉइंट तक बाकी परिवार वाले भी बाहर आते हैं, लेकिन एकदम से ग्रैंडपा वहीं गिर के खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस परिवार को घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ है और घर के 2 बड़े लोग समाप्त हो चुके हैं। ग्रैंडपा की भी फ्यूनरल वगैरह होती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंडमा हारुए अब भी बार बार घर में ऊपर देखती रहती है, एज इफ उन्हें आत्मा महसूस हो रही हो। इसी सब के बीच एक दिन नोरियो सुमिदा से मिलता है और सुमिदा बताती है कि नोरियो के अंदर एक लिटिल गर्ल की आत्मा दिखती है और बहुत ज्यादा डार्कनेस भी है। सुमिदा यहाँ नोरियो का हाथ पकड़ती है और अगले ही क्षण वो नोरियो के इस नए घर में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। ऑफ कोर्स फिजिकली नहीं, लेकिन शायद मेंटली वो वहां पहुंची थी। सुमिदा क्लियरली एक लड़की की आत्मा देखती है जो कि उसकी तरफ बढ़ती है और यहाँ हम ग्रैंडमा हारुए को भी देखते हैं। अगले ही क्षण सुमिदा अपने होश में आ जाती है और रियलिटी में तो वो अब भी नोरियो के साथ ही थी। सुमिदा यहाँ उल्टी भी कर देती है। इसके बाद सुमिदा बहुत सीरियसली नोरियो को वार्न करती है कि वो उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दे। नोरियो कहता है कि वो खुद घर को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए अग्री नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये घर नोरियो के पिता अपने खून पसीने की कमाई से खरीदे थे। साथ ही वो चाहते थे कि उनकी फैमिली इस घर में खुश रहे, इसीलिए उनके जाने के बाद परिवार यहीं रहेगी और हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेगी। खैर, इसके बाद हम नोरियो को अपनी नेबर ओरा से मिलते देखते हैं, जिनके साथ वो सीक्रेटली डील कर रहा था। कैसी डील? वेल, नोरियो इस घर को बेचना चाह रहा था और ओरा उसके लिए एक सूटेबल बंदा लाने वाली थी जो कि इस घर को ऑक्शन कर देगा। उस रात नोरियो ये बात अपने छोटे भाई शुन को भी बताता है, लेकिन वो शुन को ये बात अपने तक ही रखने को कहता है। खैर, देर रात शुन की नींद खुलती है और वो फ्रिज से दूध पीने जाता है। तभी सीढ़ियों पे उसे अपनी बड़ी बहन कीको दिखती है। शुन वहां जाता है, लेकिन एकदम से कीको गायब होती है। अगले ही क्षण हम शुन की बॉडी को दीवार से टकरा के सीढ़ियों पे गिरते देखते हैं। फिर अचानक उसकी बॉडी गायब होती है। फिर कीको दिखती है। देन कीको और शुन दोनों दिखते हैं एज इफ दोनों पजेस्ड हैं। वहीं नोरियो को ऐसा लगता है मानो शुन उसे बुला रहा हो और ऐसे में नोरियो की नींद खुलती है। वो नीचे जाता है और उसे बार बार अपने भाई शुन की पुकारने की आवाज आ रही थी। अभी एकदम से हम देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर से शुन नीचे गिरता है, जिससे वो समाप्त हो जाता है। इससे पहले नोरियो कुछ समझ कर रिएक्ट करता, उसके सामने कीको आती है और वो उसे एक बेसबॉल बैट से पीटने लगती है। नोरियो किसी तरह डिफेंड करके कीको से बेसबॉल बैट छीनता है, लेकिन कीको चाकू उठा लेती है। पहले वो इससे नोरियो को डराती है, लेकिन एकदम से वो इस चाकू की मदद से खुद के गर्दन पे प्रहार करके समाप्त हो जाती है। इसी सब के बीच नोरियो की माँ आती है जो कि रो रही होती है, लेकिन वो एकदम शांत थी, एज इफ कोई रिएक्शन ही अंदर से ना आ रहा हो। फिर वो एक कमरे में जाती है और एक रस्सी से गलत करके समाप्त हो जाती है। इसके बाद घर की स्पिरिट नोरियो के पीछे भी आती है, लेकिन एकदम से ग्रैंडमा किसी निंजा की तरह बीच में आके नोरियो को बचाती है। सो बेसिकली एक ही रात में फैमिली के 3 मेंबर्स नहीं बचे और अब इस फैमिली में बस नोरियो और ग्रैंडमा बची थी। इस पॉइंट पे दोस्तों हम ग्रैंडमा का एक नया अवतार देखते हैं। आई मीन यूजुअली वो डिमेंशिया के कारण खोई रहती थी, व्हील चेयर पे रहती थी, एकदम कमजोर दिखती थी, लेकिन अब वो एकदम कंट्रोल में आ गई थी, सेइंग कि अब उनका दिमाग काम करने लगा है। वो किसी वॉरियर की तरह चार्ज लेती हैं, सेइंग कि वो स्पिरिट को सबक सिखाएंगी। खैर, अगली सुबह तक यहाँ पुलिस वगैरह आ गई थी और यहाँ नॉर्मल प्रोसीजर वाली पूछताछ होती है। इस सब के बाद ग्रैंडमा एकदम रॉकिंग अवतार में आती है, जहाँ वो नोरियो को लेके वापस घर जाती है। वो कहती है कि हमें पहले घर को क्लीन करना होगा, क्योंकि घर हमारे शरीर की तरह है जिसे क्लीन रखना जरूरी है। देन वो नोरियो को पेट भर के खाने कहती है, क्योंकि फूड इज पावर ऑफ लाइफ। वो नोरियो से पूरा घर साफ करवाती है। देन कहती है कि कल से नोरियो की ट्रेनिंग शुरू होगी। अगली सुबह से हम नोरियो को ट्रेन करते देखते हैं, जहाँ वो रनिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप्स कर रहा था एंड ऑल दैट। ग्रैंडमा उसे ठूस ठूस के खिलाती, देन एक्सरसाइज करवाती, क्लीनिंग करवाती एंड फाइनली सोने देती ताकि वो रिकवर कर सके। वो कहती है कि नोरियो को अपने सभी परिवार वालों के खत्म होने को भूलना होगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक दिन नोरियो देखता है कि गार्डन में ग्रैंडमा ठीक उसी जगह पे खोद रही होती है जहाँ ग्रैंडपा खोद रहे थे। नोरियो फौरन नीचे जाता है और पाता है कि ग्रैंडमा ओके हैं। वो तो एक्चुअली में इस जगह पे कुछ ढूंढ रही हैं। हाँ, खुदाई करके इन्हें यहाँ एक बैग मिलता है, देन शूज कुछ मिलते हैं एंड फाइनली एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसे देख ग्रैंडमा कहती है कि मेन डिश हैज अपीयर्ड। तो मिले हुए सामान को चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि ये सब किसी सायूरी नामक लड़की की है। इनफैक्ट ये खोपड़ी भी उसी की होगी। ये लड़की इसी घर में रहती होगी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिसके कारण अब वो स्पिरिट बन के बदला ले रही है। तभी इनके सामने हम सायूरी की आत्मा को आते देखते हैं और ग्रैंडमा उससे एक जरा भी नहीं डरती। रादर वो सायूरी को भी धमकी देती है और उसे अगली बोलती है। इनफैक्ट वो सायूरी के स्पिरिट बॉडी के आर पार भी जाती है। नोरियो भी ग्रैंडमा से इंस्पायर होकर डरना बंद करता है और स्पिरिट से चीयर अप करने कहता है। ऐसा करने से आत्मा वापस चली जाती है और हम समझ पाते हैं कि कैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने से सायूरी आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती। यहाँ ग्रैंडमा हंसती है, सेइंग कि जब लिविंग पीपल के अंदर भी स्पिरिट्स को खत्म करने का जुनून हो या किसी तरह का ग्रज हो, तो आत्माएं भी लिविंग लोगों से डरने लगती है। एनीवेज, अगले दिन नेबर और अपने साथ एक आदमी लेके आई थी जो कि नोरियो के घर को ऑक्शन करने आया था।
अगर आपको याद हो तो नोरियो ओरा से इस बारे में बात कर रखा था, लेकिन दोस्तों अब तो नोरियो स्ट्रांग हो गया था और वो इस घर को बेचना नहीं चाहता था। ग्रैंडमा यहाँ ना सिर्फ ओरा को भला बुरा कहती है बल्कि ऑक्शन करने आए आदमी को भी पीट देती है। जाहिर सी बात है कि अगर घर ऑक्शन होता तो इन्हें प्राइस काफी कम मिलता, तो हाँ ग्रैंडमा इस चीज को अवॉइड कर दी थी। इस कारण से ओरा और वो आदमी भाग जाते हैं। वहीं स्कूल में नोरियो अब एकदम खुश दिख रहा था। इनफैक्ट सुमिदा भी कहती है कि नोरियो के अंदर जो डार्कनेस दिखती थी ना वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। वहीं घर पे ग्रैंडमा एक डिटेक्टिव की मदद से सायूरी के फैमिली के बारे में पता लगाने लग गई थी। सायूरी की आत्मा यहाँ ग्रैंडमा को ग्रैंडपा दिखा के विचलित करने की कोशिश करती है, जहाँ सायूरी ग्रैंडपा पे रॉड से हमला कर रही थी, लेकिन ग्रैंडमा इतनी बैडएस थी कि वो सायूरी को ही ऑल द बेस्ट बोल के सिगरेट पीने लगती है। अब उस रात ग्रैंडमा नोरियो से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और नोरियो को अकेले घर में रहना होगा। वो नोरियो को स्ट्रांग रहने और ना डरने को कहती है। तो ग्रैंडमा के जाने के बाद नोरियो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अकेले घर में टीवी देखने लगता है। तभी सायूरी लाइट्स ऑन ऑफ करती है, टीवी में स्टैटिक लाने लगती है और नोरियो उसे डांट देता है सेइंग कि ये सब नाटक मत करो। क्लियरली नोरियो काफी स्ट्रांग हो चुका था और वो सायूरी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, लेकिन सायूरी यहाँ नोरियो को उसके छोटे भाई शुन के समाप्त होने वाला नजारा दिखाने लगती है, जिससे नोरियो की हिम्मत टूटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुमिदा नोरियो को कॉल कर रही थी, लेकिन नोरियो कॉल नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो भागते हुए नोरियो के घर आती है। वो नोरियो को सपने में तड़पता पाती है और इसलिए वो नोरियो को उठाती है। यानी कि दोस्तों सायूरी नोरियो को शुन के खत्म होने वाला सीन सपने में दिखा रही थी। नोरियो उठ के तुरंत खुद को संभालता है और सुमिदा उसे यहाँ से निकल के उसके घर चलने को कहती है, लेकिन नोरियो इस घर से बाहर जाने से मना कर देता है, सेइंग कि वो सायूरी को फेस करेगा नो मैटर व्हाट। तभी एकदम से सायूरी की आत्मा आती है और वो सुमिदा को लेकर गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे नोरियो बहुत डर जाता है और वो चिल्ला के घर के बाहर भागता है। तभी बाहर ग्रैंडमा भी वापस आ गई थी और नोरियो उन्हें सब बताता है। ग्रैंडमा नोरियो से पूछती है कि क्या वो सुमिदा से प्यार करता है, जिसके जवाब में नोरियो हाँ कहता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि हम मिलकर सुमिदा को बचाएंगे और नोरियो को सबसे पहले डरना बंद करना होगा। इसके बाद ग्रैंडमा नोरियो को अपने कार की डिक्की खोल के दिखाती है, जिसमें 3 लोग बंधे पड़े थे। नोरियो की मदद से ग्रैंडमा इन तीनों को घर के अंदर लाती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों और कोई नहीं बल्कि सायूरी के परिवार वाले थे। जी हाँ, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन। इन्हीं को किडनैप करने के लिए ग्रैंडमा बाहर गई थी और डिटेक्टिव से हेल्प भी ले रही थी ताकि इनके बारे में पता चल सके, इनका नया लोकेशन, नया घर पता चल सके। और रही बात की ग्रैंडमा अकेले कैसे इन तीनों को पकड़ ली, तो वेल अपने जमाने में ग्रैंडमा इतनी बैडएस थी कि एक साथ 5 लोगों को संभाल सकती थी। जो भी हो, ग्रैंडमा यहाँ सायूरी के परिवार वालों को टॉर्चर करना शुरू करती है, सेइंग कि ये लोग ही सायूरी के साथ गलत किए, उसे खत्म किए, फिर गार्डन में दफना दिए इन दिस हाउस। इसलिए सायूरी सबसे बदला ले रही है, जिस चक्कर में ग्रैंडमा के घर के सदस्य खत्म हुए। इन शॉर्ट ग्रैंडमा यहाँ अपने परिवार वालों के खत्म होने का ब्लेम सायूरी पे नहीं बल्कि उसके फैमिली पे डाल रहे थे। ग्रैंडमा सायूरी के पिता, माँ और बहन तीनों को बहुत पीटती हैं और फाइनली हम यहाँ सायूरी की स्पिरिट को आते देखते हैं, जिसके थ्रू हमें सायूरी की कहानी पता लगती है। तो सायूरी के पिता एक घटिया इंसान थे जिनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वो मानते थे कि अगर घर में सभी को हमेशा खुश रहना है तो घर के एक सदस्य को सबके हिस्से का दुख झेलना पड़ता है, और परिवार में दुख प्राप्त करने वाला सदस्य वो सायूरी को बना दिए थे। यानी कि वो सायूरी को मारते पीटते, वहीं परिवार के बाकी लोग एकदम खुश रहते। फिल्म में हमें यह भी हिंट किया गया है कि सायूरी के पिता उसके साथ गलत भी करते थे और ये सब बात सायूरी की माँ को पता था। स्टिल वो सायूरी की कोई मदद नहीं करती थी। गुस्से में सायूरी एक दिन अपना बाल काट लेती है क्योंकि उसके पिता कहते थे कि सायूरी के बाल बहुत अच्छे हैं। फिर स्ट्रेस में सायूरी ओवर ईट करने लगी, हमेशा जंक खाने लगी। उसके रूम में हमेशा जंक के रैपर्स रहते, जिस कारण से कुछ सालों बाद वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें 2 आत्माएं हमेशा दिखती थी, एक पतली और एक थोड़ी ओवरवेट थी। तो ये दोनों ही सायूरी थी, जस्ट दैट डिफरेंट सायूरी। एक जब वो ठीक थी, पतली थी, और एक जब वो स्ट्रेस में आके ओवर ईट करके ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सायूरी के पिता एक रॉड से उसे मारते पीटते थे और इस रॉड को हम फिल्म में कई बार देख भी पाए हैं। ऐसे में एक दिन सायूरी गुस्से में अपनी माँ पे ही हमला कर देती है और ये वही सीन है दोस्तों जिसे हम फिल्म के स्टार्ट में देखे थे। ऐसे में सायूरी की बहन और उसके पिता सायूरी को पीटने लगते हैं और अंततः उसे खत्म ही कर देते हैं। फिर ये लोग सायूरी के सामान और लाश को वहीं गार्डन में दफना दिए थे। सो यस, ये थी सायूरी की दर्द भरी बैक स्टोरी। और सायूरी की फैमिली तो खुशी से अपनी जिंदगी कहीं और बिता रहे थे, ऑल्दो सायूरी नहीं बची। नाउ प्रेजेंट में सायूरी की आत्मा उसी रॉड से पहले अपने पिता को निपटा देती है, देन अपनी बहन को भी खत्म कर देती है। लेकिन वो अपनी माँ को नहीं मारती, रादर वो बस उनकी आंख को जख्मी कर देती है क्योंकि उसकी माँ इन्हीं आंखों से सब कुछ देखती थी। फिर भी सायूरी की मदद नहीं करती थी। अब इस सब के बाद भी सायूरी ग्रैंडमा और नोरियो को निपटाना चाहती थी और तब ग्रैंडमा को एक बात समझ में आती है। बेसिकली सायूरी की आत्मा अपनी माँ को खत्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि पास्ट में भले सायूरी की माँ उसकी मदद नहीं करी थी, लेकिन वो अपने पर्सनल लेवल पे सायूरी को खाना
देती थी और उसे मारती पीटती भी नहीं थी। देन बदले के भाव में सायूरी खुद अब इतनी करप्ट हो चुकी है कि वो नोरियो के फैमिली को इसलिए नहीं निपटाई क्योंकि वो हर परिवार को खत्म करना चाहती थी। रादर सायूरी नोरियो के फैमिली की अच्छी बॉन्डिंग देख के जलने लगी थी। सायूरी को भी ऐसी ही लविंग फैमिली चाहिए थी जो कि उसे नहीं मिला, और इसीलिए जब उसे नोरियो का हंसता खिलता परिवार देखा तो वो इस परिवार को खत्म कर दी। इन शॉर्ट सायूरी बस अपने पास्ट का बदला लेके मुक्त नहीं होना चाहती थी, रादर वो सभी को अपनी तरह ही परेशान देखना चाहती थी, और ऐसे में सायूरी को एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा, वो खुद से मुक्त नहीं होगी। बस फिर क्या था, ग्रैंडमा और नोरियो मिलकर सायूरी पे हमला करते हैं, लेकिन सायूरी यहाँ ग्रैंडमा पे भारी पड़ने लगती है। ग्रैंडमा का एक हाथ काला पड़ जाता है जिससे वो गिरती हैं, क्योंकि सायूरी के जो नेगेटिव एनर्जीज थे ना वो कहीं ना कहीं ग्रैंडमा को इफेक्ट करे थे। ऐसे में नोरियो कहता है कि इट्स टाइम टू ईट, और वो सायूरी की स्कल का एक टुकड़ा चबा जाता है। यहाँ हम सायूरी के मुंह के अंदर सुमिदा को भी देखते हैं जो कि फिलहाल सही सलामत थी। जस्ट दैट सायूरी उसे निगल गई थी, यानी कि नोरियो को सायूरी को हरा के सुमिदा को बचाना होगा। सायूरी अपने मुंह से ढेर सारे टेंटिकल्स निकालती है जिससे नोरियो फाइट करता है। देन वो खुद सायूरी के मुंह में घुस के सुमिदा को खींच के बाहर निकालता है इन टेंटिकल से लड़ते हुए। अब तक ग्रैंडमा रिकवर होकर वापस लड़ाई में आती है और वो सायूरी के टेंटिकल से लड़ती हैं। वो अपने उसी काले वाले हाथ का इस्तेमाल करके टेंटिकल्स पे हमला करती हैं और उसे हरा भी देती हैं। इस पॉइंट पे सायूरी का ओवरवेट वर्जन वाली आत्मा गायब हो जाती है और हम बच्ची सायूरी को देख पाते हैं। वो रो रही होती है और उसके साथ हम किमी की फैमिली के खत्म हुए लोगों की आत्मा को भी देखते हैं। सायूरी की माँ इस छोटे बच्चे की आत्मा यानी सायूरी की आत्मा को गले लगाती है और फाइनली सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। इस सब के बाद ग्रैंडमा एकदम से वापस पहले जैसी हो जाती है, जहाँ उन्हें डिमेंशिया है, साथ ही वो कंफ्यूज्ड एंड वीक लगने लगती हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आती है जो कि पूरे सिचुएशन को संभालती है। तो इस घटना के बाद कहानी कुछ समय आगे आती है जहाँ ग्रैंडमा अब वापस व्हीलचेयर पे हैं, वीक हैं और नोरियो उनका ख्याल रखता है। ये लोग अब एक दूसरे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। वहीं अगर उस हॉन्टेड हाउस की बात की जाए तो वो घर नोरियो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। ये कंपनी उस घर को गिरा के वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन करेगी। एंड सीन में हम नोरियो को अपनी ग्रैंडमा और सुमिदा के साथ देखते हैं। नोरियो अपना स्कूल बदल चुका है, जगह बदल चुका है और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है। ग्रैंडमा वापस से व्हील चेयर पे है, बहुत ही नॉर्मल है, डिमेंशिया हो चुका है उनको, लेकिन एकदम से वो वापस बैडएस फॉर्म में आके कहती है कि ये दुनिया मिजरेबल है और यहाँ जिंदगी में सबके साथ बुरा होता ही है, लेकिन हमें इन्हीं मुश्किलों के समंदर में तैर के आगे बढ़ना होता है। दिन हमें मुश्किलों का सामना करना होता है और जिंदगी जीनी होती है। ये कह के ग्रैंडमा वापस से वीक और डिमेंशिया टाइप होकर व्हील चेयर पे बैठ जाती हैं और यहाँ नोरियो सुमिदा से अपने प्यार का इजहार भी करता है, जिसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाउस ऑफ सायूरी फिल्म की कहानी, और फिल्म की कहानी एकदम सिंपल सी थी। स्टिल अब हम फिल्म के डीपर मीनिंग और एंडिंग्स को समझते हुए इससे मांगा से कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थीम ऑफ द स्टोरी की। देखो यूजुअली हॉरर फिल्म्स का जो थीम होता है वो डर वाले कॉन्सेप्ट पे होता है, लेकिन सायूरी का थीम है लाइफ फोर्स वर्सेस डेथ। ग्रैंडमा हारुए की फिलॉसफी सिंपल थी, भूत नेगेटिव एनर्जी होते हैं और वो तभी हावी होते हैं जब आप कमजोर या डिप्रेस्ड होते हो। इसलिए ग्रैंडमा नोरियो को ठूस ठूस के खाना खिलाती थी, क्योंकि उनके हिसाब से फूड इज लाइफ। जब पेट भरा होता है तो शरीर में ताकत होती है, तो आपकी लाइफ फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये फिल्म सिखाती है कि मुश्किलों के सामने रोने के बजाय उन्हें डोमिनेट करना सीखो। यहाँ ऑफ कोर्स मुश्किलों को सायूरी के स्पिरिट के माध्यम से दिखाया गया है। अब अगर आपको याद हो तो नोरियो लिटरली सायूरी के स्कल को बाइट किया था, और ये स्कल का जो बाइट था ना, ये डोमिनेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। मतलब नोरियो इनडायरेक्टली कह रहा था सायूरी से कि मैं अब तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सो यस, नोरियो जो कि पहले बहुत डरता था वो फाइनली एंड में इतना निडर हो चुका था कि वो अकेले ही सायूरी से लड़ने के लिए तैयार था। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ग्रैंडमा का डिमेंशिया अचानक ठीक कैसे हुआ। देखो मेडिकल साइंस में इसका जवाब शायद ना मिले, लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे हम हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। जब इंसान के सर्वाइवल पे बात आती है या जब एक माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो दिमाग की सारी वायरिंग टेम्पररी ओवरराइड हो जाती है। जब ग्रैंडमा के पति, उनका बेटा, बहू और घर के बच्चे समाप्त होने लगे तो उस सदमे और गुस्से में ग्रैंडमा के दिमाग को एक वेकअप कॉल मिलता है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एक बेचारी बुढ़िया बन के नहीं रहेंगी, बल्कि इस घर की बॉस बन के भूत को निकाल फेंकेंगी। उनका गुस्सा और बदले की आग उनकी बीमारी पे भारी पड़ गई थी। मोreover, अपने टाइम पे वो इतनी तगड़ी फाइटर थी कि वो अकेले 5 लोगों को संभाल सकती थी। सो यस, उनका वही अवतार बाहर आया। तीसरा पॉइंट है सायूरी के मोटिव्स, मतलब सायूरी चाहती क्या थी और आखिर वो खुश परिवारों से इतना नफरत क्यों करती थी। देखो इसका जवाब उसके पागल पिता की खुशी के नियम वाली थियरी में है। सायूरी के बाप ने उसके दिमाग में भर दिया था कि खुशी पाने के लिए किसी एक को दुख झेलना पड़ेगा। उनके फैमिली में सायूरी ही वो बलि का बकरा बन गई थी। मरने के बाद जब भी वो किसी खुशहाल परिवार को देखती थी, जैसे कि ये किमी की फैमिली, तो सायूरी को कहीं न कहीं जलन होने लगती थी। उसे लगता था कि तुम खुश कैसे हो सकते हो, खुशी की कीमत तो दुख है। वो किमी की फैमिली को इसलिए
मार रही थी ताकि वो उन्हें भी अपने लेवल पे नीचे गिरा सके और वही दर्द उनको भी दे सके जो कि वो खुद सही थी। साथ ही सायूरी को हमेशा से एक खुशहाल, एक लविंग फैमिली चाहिए थी जो कि उसे मिली नहीं। तो अगर वो ऐसी फैमिली देखती तो उससे रहा नहीं जाता, वो झेल नहीं पाती थी इन चीजों को और इसलिए गुस्सा होकर उन्हें मार देती थी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि मांगा और फिल्म के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, वैसे तो फिल्म मांगा की कहानी काफी हद तक फॉलो करती है, लेकिन डायरेक्टर्स ने कुछ चीजें और डार्क बनाने के लिए बदल दी हैं। सबसे पहली बात यह कि मांगा में ये चीज कहीं नहीं दिखाया गया है कि सायूरी के पिता उसके साथ गलत भी करते थे। मतलब इसका कोई डायरेक्ट जिक्र तो नहीं है। वहां फोकस बस इस बात पे था कि वो सायूरी को मारते पीटते थे, आइसोलेशन में रखते थे और वहां एक अजीब वही सैक्रिफाइस वाला लॉजिक था, यानी कि अगर सबको खुश रहना है फैमिली में तो किसी एक को दुखी रहना पड़ेगा। लेकिन फिल्म में सटल इशारा दिया गया है कि पिता ने इस सब के अलावा सायूरी के साथ गलत भी किया था, जो इस कैरेक्टर की ट्रेजेडी को और भी डिस्टर्बिंग बना देती है। देन फिल्म के अंदर सायूरी ने खुद की फैमिली को यानी बाप और बहन को समाप्त किया था एंड में, लेकिन मांगा में ऐसा कुछ नहीं होता है। मांगा में एक्चुअली वो अपने फैमिली में किसी को भी समाप्त नहीं करती। तो हाँ, फिल्म में ये सीन कहीं ना कहीं राइटर्स द्वारा स्पेसिफिकली ऐड की गई है ताकि ऑडियंस को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, इन बुरे लोगों को इनकी सजा मिल गई है। मांगा में चीजें इस पॉइंट पे थोड़ी डिफरेंटली प्ले होती है, लेकिन जो एंडिंग थी वो फिल्म से सिमिलर ही है। सो यस, मांगा थोड़ी साइकोलॉजिकल हॉरर थी जबकि फिल्म में एक्शन और रिवेंज पे ज्यादा जोर दिया गया है, बट ओवरऑल प्लॉट वही है। इनफैक्ट इसकी मांगा काफी छोटी है जिसमें सिर्फ 15 चैप्टर्स है, तो अगर आप चाहो तो आप खुद इन मांगास को पढ़ के देख सकते हो। इस मांगा के क्रिएटर हैं रेनसुके ओशिकिरी, जो अपने यूनिक और थोड़े अजीब आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये वही हैं जिन्होंने हाई स्कूल गर्ल जैसी फेमस गेमिंग मांगा भी लिखी है, साथ ही मिसु मिसोई जैसे ब्रूटल रिवेंज ड्रामा भी। मतलब इनकी जो रेंज है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। क्यूट से लेके क्रीपी तक सब कुछ ये लिख सकते हैं और यही वजह है कि ये फिल्म भी काफी अच्छी लगती है। इनफैक्ट मांगा से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो हाँ, आपको मजा आएगा। ऑल्दो फिल्म काफी डिफरेंट सी है। यूजुअली हर फिल्म में एक हॉन्टेड हाउस होता है, यहाँ भी है, बट यहाँ जो ग्रैंड माँ का एक बैडस अवतार आता है वो काफी डिफरेंट था। सो यस, यही थी फिल्म की पूरी कहानी इन कंपैरिजन विद मांगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।